चलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 में क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं इसके सारे कंसेप्ट। ठीक है, इस रिवीजन के बाद आपको मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस देख लेने हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर और कुछ देखना है तो मेरे मस्ट डू क्वेश्चंस जो मैंने ऑलरेडी आपको मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट को एटीबी ऐप के थ्रू देके रखे हैं वो देख लेने हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। चलिए सर, नाम बहुत बड़ा है इसका, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सर सबसे पहले ये स्टैंडर्ड रिलेट्स टू डिस्क्लोजर है, ये एक डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किस चीज का? वेरियस एलिमेंट्स ऑफ इनकम एक्सपेंसेस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जो बहुत सारे एलिमेंट आते हैं ना, उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर वाला ये स्टैंडर्ड। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें ऑर्डिनरी आइटम्स की। सर पीओरएल में जितने भी ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं वो कौन से आइटम्स होते हैं जो ऑर्डिनरी होते हैं, तो अपने को समझनी पड़ेगी डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है सर, ऑर्डिनरी आइटम्स क्या क्या होते हैं? सर ऐसे आइटम्स जो ऑर्डिनरी अराइज होते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज होते हैं, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स होते हैं। दीज आइटम्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। लेकिन ये दो कैटेगरी समझने से पहले पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑर्डिनरी आइटम्स। ऑर्डिनरी आइटम्स वो सारे ऑर्डिनरी आइटम्स हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ऑकर हो रहे हैं, जो रेवेन्यू नेचर के हैं, जो बार बार रेकर भी होते हैं। एम आई क्लियर? ये बात समझी? ओके सर, ये दो तरीके के होते हैं, ये दो कैटेगरी में डिफाइन होते हैं। एक एक जो डज नॉट रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर, जो रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस या इनकम्स है, मतलब बार बार हो रहे हैं, बार बार अकर हो रहे हैं, बार बार बिजनेस में अकर हो रहे हैं। और एक जो सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर करते हैं, सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर करते हैं, उनको अपन बोलते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम्स मतलब ऐसे ऑर्डिनरी आइटम्स जो कभी कभार हो रहे हैं, नॉन रेकरिंग इन नेचर है, और उनका जब भी वो अकर होंगे उनके लिए अपने को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सर ये एक्सेप्शनल आइटम कौन से होते हैं? सर एक्सेप्शनल आइटम कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के लिए सर, मैंने फिक्स्ड एसेट बेचा तो हो सकता है प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्या मैं बार बार फिक्स्ड एसेट बेचता हूं क्या अपना? सर लिक्विडेशन एंड सेटलमेंट एक्सपेंसेस। सर मेरा चेंजेस इन इन्वेंट्री, रिवर्सल हुआ इंपेयरमेंट का, या मैंने कोई प्रोविजन बनाया, कैन आई से दीज आर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस? यस और नो? दीज आर एक्सेप्शनल आइटम्स एज पर एएस 5। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो, कई बच्चों को ये पता ही नहीं चलता, वापस से सुनना। सर आप ये बोलना चाह रहे हो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑर्डिनरी आइटम्स। ऑर्डिनरी आइटम्स मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अकर हो रहे हैं। सर ये रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम होते हैं, ओके, बट इनमें से कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनका डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये बार बार रेकर होते हैं। बट कुछ आइटम ऐसे हैं जो कभी कभार रेकर हो रहे हैं, कभी कभार अकर हो रहे हैं, और इसकी वजह से इनका एक सेपरेट डिस्क्लोजर हमें देना पड़ेगा, और जिसको हम बोलते क्या है? एक्सेप्शनल आइटम्स। डन? इतनी बात समझ में आई? आया कि नहीं आया? आगे बढ़ जाऊं? ओके सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शनल आइटम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग होता है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दोज आइटम्स विच आर नॉट ऑर्डिनरी। समझे? पूछे कि नहीं? तुमको समझा कि नहीं? पक्का? फटाफट से ये मेरा हैशटैग नंबर 1 पूरा 1 मिनट के अंदर पढ़ लो बच्चों। यस कीर्ति, इट विल बी एक्सेप्शनल, क्योंकि चेंज हुआ उसमें, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने वो प्रोविजन बनाया है अलग से, जनरली थोड़ी बनाते हैं। नाउ हैशटैग नंबर 2, हैशटैग नंबर 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पीओरएल में एक और आइटम आता है अदर देन ऑर्डिनरी, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मतलब ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो नॉट सो फ्रीक्वेंट है, नॉट रिलेटेड टू ट्रेड और बिजनेस है। याद रखना, ऊपर जितने भी बिजनेस ये ऑर्डिनरी आइटम्स थे, ये सारे ट्रेड और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अकर हुए थे, और जो बार बार अकर हो रहे थे उनका कोई डिस्क्लोजर नहीं चाहिए था, जो कभी कभार हुए उनका एक सेपरेट डिस्क्लोजर दे दिया, एक्सेप्शन। ठीक है, बट यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते क्या है सर? मींस नॉट सो फ्रीक्वेंट एंड नॉट रिलेटेड टू ट्रेड और बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ऑल्सो दे ऑलवेज रिक्वायर डिस्क्लोजर, सेपरेट डिस्क्लोजर। व्हाई? बिकॉज ये ऐसे होते हैं, कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो गई, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक,
लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू फायर, यानी से ये आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। क्या हर साल आग लग रही है? नहीं। कैन आई से दे नीड अ सेपरेट डिस्क्लोजर? यस। कैन आई से दे आर नॉट सो फ्रीक्वेंट? यस। यस। मुझे एक बात बताओ, ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो वहां पे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं? बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और जब हम एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें अटैच कर देते हैं फाइनेंशियल, तो उसका ये पार्ट हो जाता है कि भाई पीओरएल के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पीओरएल में स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल में एक तो आ जाते हैं ऑर्डिनरी आइटम्स, दूसरे आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के डिस्क्लोजर भी दिए रहते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शनल के सिर्फ डिस्क्लोजर दिए हैं। इन दोनों में कोई डाउट्स? आगे बढ़े? यस नो? गाइस जल्दी बोलो। ओके सर, नाउ कम्स पीपीआई। पीपीआई मतलब प्रायर पीरियड आइटम्स। सर प्रायर पीरियड आइटम्स मतलब ये कौन से आइटम होते हैं? अब ध्यान से समझना बच्चों, ये कौन से आइटम्स होंगे? ये ऐसे आइटम होंगे, इट मींस पास्ट अकाउंटिंग एरर्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल। पास्ट में मैंने कोई गलती करी है, अकाउंटिंग एरर किया है जिससे मेरा स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल अफेक्ट करता है, ये बेसिकली एक तरह से एरर है या ओमिशन है, या तो हमने उसमें गलती कर दी या फिर हम उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ओमिशन हो गया। ठीक है? दीज आर नॉट आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस विच, these are not the items of income expenses which change due to retrospective effect. It should be disclosed in statement of PRL. It should be disclosed in statement of PRL. याद रखना, इनको PRL में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा और इनका इम्पैक्ट आज ही देना पड़ेगा जिस दिन ये पता चले। बट कैन आई से इनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जाएगा? यस नो? यस और नो? पक्का? सर ये क्या हो जाएंगे? याद रखना, ये ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा नहीं है, ये क्या है? पास्ट में कोई अकाउंटिंग एरर हुआ है या अकाउंटिंग ओमिशन हुआ है, उसकी वजह से आज हमें जब ये पता चला तो हमें अपने स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल को करेक्ट करना पड़ेगा बाय रेक्टिफाइंग इट। यस और नो? बाय रिकॉर्डिंग इट, एंड जब हमने उसको रिकॉर्ड किया तो उसको डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा बेटा, देना पड़ेगा कि नहीं? एक ये हो गया पीपीआई। तीनों आइटम्स क्लियर है? ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पीपीआई। नाउ कम्स चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज वेल एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सर मैंने आपको AS1 में बताया था व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, बताया था कि नहीं? मैंने बोला था उसमें क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की जा सकती है? हाँ, तीन तरीके होते हैं, तीन रीजन हो सकते हैं, या तो लॉ बोल रहा हूं, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा हूं, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा हूं। याद रखना, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है? चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ एनी आइटम। ठीक है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ एनी आइटम। अकाउंटिंग पॉलिसी इज मेथड ऑफ अकाउंटिंग, और अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ये बात समझ में आ रही है? हेलो डन एवरीबडी? ओके। याद रखना, जब भी कभी भी whenever there is change in accounting policy, the change should be retrospective as per AS5. Its retrospective impact on PRL should be disclosed separately. उसका जो रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट है वो पीओरएल पे जो गया है उसको डिस्क्लोज करोगे आप सेपरेटली, सेपरेटली आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है सर? चेंज कैन हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इफ एनी अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिट। मतलब कि अगर कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस चेंज के बारे में पहले से बोल रहा है कि भाई इसमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जाएगा, तो फिर हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देंगे। अदरवाइज कहीं कुछ नहीं डिस्क्लोज है तो हम सिर्फ AS5 फॉलो करेंगे और रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट देंगे। तो कहना इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी क्लियर है बेटा? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब सर चेंज इन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सर सच चेंज शुड हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी मेथड ऑफ अकाउंटिंग के चेंज के बारे में बोलता है कि भाई वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहिए, तो फिर हम वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे, अदरवाइज रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव में हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट देना अगर कोई और अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नहीं बोलता। ठीक है? ये समझा कि नहीं? पक्का?
डेप्रीशिएशन में हम फीफो सॉरी डेप्रीशिएशन में हम एसएलएम फॉलो करेंगे या डब्ल्यूडीवी? अभी तक हम डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे थे, अब हम एसएलएम पे जा रहे हैं. तो कैन आई से दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बिकॉज वी हैव चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग. यस और नो? ध्यान से समझ रहे हो बात मेरी? ये बात समझ में आई? डेप्रीशिएशन वाला एग्जांपल. सर अगर मैं मेथड की बात कर रहा हूं तो इट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. बट अगर मेथड के अंदर कोई अमाउंट मैंने चेंज कर दिया, जैसे कि यूजफुल लाइफ मशीन की चेंज कर दी, डेप्रीशिएशन रेट चेंज कर दिया, दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और उसका इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिवली जाएगा. So there is a difference between accounting estimate and accounting policy. What do you mean by accounting estimate? और अकाउंटिंग एस्टिमेट एक तरह से हमने एस्टिमेशन लिया है किसी अकाउंटिंग फिगर से, अकाउंटिंग आइटम के फिगर से रिलेटेड. यस और नो? वो एस्टिमेट अगर चेंज होगा तो उसके बारे में AS5 बोलता है कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मींस कैलकुलेशन वेयर एनी नंबर्स आर अज्यूम्ड और एस्टिमेटेड गेट्स चेंज्ड. एस्टिमेट का मतलब जहां पे कोई नंबर, जैसे कि स्क्रैप वैल्यू, लाइफ इन यूजफुल लाइफ ऑफ द ईयर्स, प्रोविजनिंग का परसेंटेज, डेप्रीसिएशन परसेंटेज, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, ये सब हमारे क्या है? ये सब एस्टिमेट ही तो थे. याद है हमने AS28 में कैश फ्लो वैल्यू इन यूज निकालने के लिए कैश फ्लो डिटरमाइन करे थे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज निकाले थे कि अगर हम एसेट को यूज करेंगे तो कितना हम कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं. दैट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज. कैन आई से दे आर नथिंग बट द estimates? Yes or no? Yes. So if they get changed, any change in accounting estimate due to better information than its impact in PRL should be disclosed or calculated prospectively and disclosed as ordinary item. और इसको एक ऑर्डिनरी आइटम की तहत हम दिखा देंगे और इसका इंपैक्ट दे देंगे प्रोस्पेक्टिव. पक्का? यहां तक पूरा समझ गया कि नहीं? डन. So this was all about accounting standard number 5. खत्म. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 हमारा पूरा खत्म हो गया. हमने सारी की सारी चीजें डिस्कस कर ली. आपको मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स देख के जाने, साथ ही साथ मेरे मस्ट डू भी देख लेना. ओके चलिए. सो ये था हमारा पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5.